हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 4 वीडियो ऑफ हेड टू टो असेसमेंट। हम लोगों ने पहले वाली वीडियोस की काफ़ी सारे पार्ट्स, काफ़ी सारे रीजन्स की असेसमेंट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर ली है। अब हम इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। अगर आपने वो तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 विद द असेसमेंट ऑफ थॉरेक्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थॉरेक्स का असेसमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें इंस्पेक्ट करना होता है फॉर द शेप एंड द कॉन्फ़िगरेशन। लाइक हमें शेप देखनी है थॉरेक्स की, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, उसकी सिमेट्री देखनी है कि सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, दोनों साइड साइड से। थॉरेक्स में चेस्ट एरिया आता है, वो चीज़ें हमें देखनी है। क्लाइंट को बोलना है कि वो बैठ जाए, एक मतलब आराम से बैठ जाए और अपने आर्म्स को अपनी बाजुओं को अपने साइड में रखे, मतलब हाथों को साइड में रख के आराम से बैठ जाए जैसे नॉर्मली बैठते हैं। और हम पेशेंट के सामने खड़े होंगे और सामने खड़े होने के बाद हम अच्छे से असेस कर पाएंगे कि शेप और कॉन्फ़िगरेशन कैसी है थॉरेक्स की। उसके बाद इंस्पेक्ट करना है द पोजीशन ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम की पोजीशन कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है या थोड़ी बहुत डेविएटेड है, तो ये हमें देखना होता है। इंटीरियर और लेटरल व्यू पॉइंट हर व्यू से हमें देखना होता है। देन एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस के लिए देखना है। एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस तो नहीं है क्योंकि मोस्टली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एक्सटर्नल रिट्रैक्शंस होते हैं, तो ये देखना है। उसके बाद रिब्स का स्लोप देखना है, किस एंगल पे है रिब्स, अपने सही स्लोप पे है या नहीं है। असेस करना है रिब्स फ्रॉम इंटीरियर लेटरल, हर तरह से देखना है, आगे से भी देखना है, साइड से भी देखना है, इंटीरियर लेटरल व्यू पॉइंट्स देखना है। देन ऑब्जर्व करनी है द क्वालिटी एंड द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। पेशेंट जो रेस्पायर कर रहा है हमें देखना है कि क्वालिटी कैसी है, कैसा पैटर्न है, क्या वो रिदमिकली रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। रेट, रिदम एंड डेप्थ देखनी है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छे से नोटिस करनी है। देन उसके बाद हमें इंटरकोस्टल स्पेस को इंस्पेक्ट करना है और पेशेंट से बोलना है कि वो नॉर्मली ब्रीथ करें। नॉर्मली ब्रीथ करेंगे तो हमें इन इंटरकोस्टल स्पेस का पता चल जाएगा। देन यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, जो रेस्पिरेशन में जो एसेसरी मसल्स होती हैं ना, जैसे एब्डोमिनल मसल्स हैं, डायफ्राग्मेटिक मसल्स हैं, तो इनका यूज पेशेंट कर रहा है नॉर्मली ब्रीदिंग ब्रीद आउट करने के लिए या नहीं, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट परकशन करनी है टोन के लिए। अभी तक हम सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे थे, अब हमें परकशन करनी है। थोरेक्स एरिया में पैल्पेशन नहीं करते हैं, यहाँ इंस्पेक्शन के बाद हम डायरेक्ट परकशन में आ जाएंगे। तो परकस द एपाइसिस अबव द क्लेविकल। तो क्लेविकल जो होते हैं ना, जो अपनी ब्यूटी बोन होती है, उसके ऊपर उसकी जो एपेक्स होती है वहां हमें परकश करना है और साउंड को सुनना है। तो परकश में हम मोस्टली साउंड सुनते हैं। तो परकश द इंटरकोस्टल स्पेसिस अक्रॉस एंड डाउन कंपेयरिंग द साइड्स। तो दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, परकशन करते जाना है हमें इंटरकोस्टल स्पेस के लिए। तो ये तो हो गया हमारा थोरेक्स रीजन का असेसमेंट। उसके बाद हाँ, थोरेक्स रीजन में हम ऑस्कल्टेट करते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज होती है ना थोरेक्स रीजन में, वो होती है ऑस्कल्टेशन। क्योंकि स्टेथोस्कोप का जो यूज है मेनली किसके लिए करते हैं हम लोग, थोरेक्स के लिए करते हैं या फिर एब्डोमिनल रीजन के लिए करते हैं। फॉर द इंटीरियर ब्रेथ साउंड, इंटीरियर ब्रेथ साउंड के लिए हम आगे की तरफ से करेंगे, एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स के लिए करते हैं, वॉइस साउंड्स के लिए करते हैं। मतलब पेशेंट से बोलेंगे आप कुछ बोलो, देन हम ऑस्कल्टेट कर लेंगे, प्लेस करना है। अब यहाँ पर पहले वाले में मैंने जो थायराइड में आपको बता रही थी कि थायराइड को कैसे ऑस्कल्टेट करना है, वहां पे मैंने बोला था कि जो स्टेथोस्कोप का बेल वाला एरिया रखना है। लेकिन यहाँ जब भी हम लंग्स की बात कर रहे हैं या फिर थोरेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला एरिया रखेंगे, डायफ्राम वाला एरिया रखेंगे, फॉर्मली रखेंगे, इंटीरियर चेस्ट वॉल पे रखना है। एंड देन हम ऑस्कल्टेट करेंगे, ऑस्कल्टेट फ्रॉम द एपाइसिस ऑफ द लंग, एपेक्स से ऑस्कल्टेट करना स्टार्ट करना है, देन नीचे की तरफ आना है सिक्स्थ रिप पे। ओके, देन लिसन एट ईच साइड फॉर एटलीस्ट वन रेस्पिरेटरी साइकिल। हर एक साइड पे एक रेस्पिरेटरी साइकिल तक तो हमें एटलीस्ट ऑस्कल्टेट करना ही है, सुनते रहना है। देन फॉलो द सीक्वेंस फ्रॉम द इंटीरियर ऑस्कल्टेशन। वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है पूरे के पूरे इंटायर और इंटीरियर ऑस्कल्टेशन के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थॉरेक्स असेसमेंट। देन असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। अभी जो ब्रेस्ट और द लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये भी हमारे थोरेसिक रीजन में ही आते हैं, तो इसे भी हमें असेसमेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है हर चीज के लिए। तो साइज और सिमेट्री जो होती है ना ब्रेस्ट की, उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे। कोई भी कोई भी अगर एसिमेट्री आपको लगती है या फिर कोई मास लंप कुछ लगता है विजिबली अगर दिखाई दे रहा है, वो इंस्पेक्शन में आएगा हमारा। तो पेशेंट से बोलेंगे आराम से बैठ जाओ, जैसे आर्म्स अपने हाथ फ्रीली
मतलब रहते हैं ना साइड में, ऐसे करके बैठ जाओ आराम से, और एक्सप्लेन करेंगे हम उनकी सारी चीज़ें कि हम आपको क्या बता मतलब क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से हम असेस करेंगे। कलर देखना है, टेक्सचर देखना है कैसा है, और ओवरऑल स्किल स्किन टोन देखनी है। ओके, देन ब्रेस्ट स्किन भी देखनी है कि दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई कलर में डिफरेंस, कोई टेक्सचर में डिफरेंस हो, या कोई लीजन है। अगर कोई सुपरफिशियल वीनस पैटर्न है तो वो भी देखना है, ये अब होता है। अगर सुपरफिशियल वेन्स दिखाई दे रही है तो अब होती है। लीजन है तो वो ये अब नॉर्मलिटी है। ऑब्जर्व करना है विजिबिलिटी एंड पैटर्न ऑफ द ब्रेस्ट वेन, किस तरह से मतलब कैसी नजर आ रही है, क्या पैटर्न है ब्रेस्ट वेन का, ये सारी चीजें देखनी है। एरियोलास को इंस्पेक्ट करना है, एरियोलास को इंस्पेक्ट करना है आपको, उसका कलर देखना है, साइज शेप और टेक्सचर देखना है उसका, दोनों ब्रेस्ट में सेम होना चाहिए। देन उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है द निपल्स, नोट द साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द निपल, साइज देखना है, डायरेक्शन भी देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिमेट्री होनी चाहिए हर चीज में। देन ड्राइनेस देखना है, ड्राइनेस तो नहीं है, कोई लीजन ब्लीडिंग या डिस्चार्ज तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी अब नॉर्मल आती हैं। कोई भी लीजन हो, ड्राइनेस हो, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, ये सारी की सारी चीजें अब नॉर्मल है। देन इंस्पेक्ट करना है रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग के लिए, रिट्रैक्शन या डिम्पलिंग है ना, तो वो भी अबनॉर्मल है। जैसे कि मास अबनॉर्मल होता है उसी तरह से डिम्पलिंग भी अबनॉर्मल होती है। देन उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है ब्रेस्ट को एक्यूरेटली फॉर रिट्रैक्शन एंड डिम्पलिंग। तो किस तरह से करेंगे, आप पेशेंट से बोलेंगे कि आप आराम से बैठ जाओ, और काफी अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट मैनर्स होते हैं ना वो आपको परफॉर्म करने होते हैं। इसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। आप क्लाइंट से सबसे पहले कहेंगे कि अपने आर्म्स को, अपने हाथों को ऊपर करो, हाथों को बिल्कुल सिर के ऊपर ले जाओ। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, उस तरह से आपको पेशेंट को बोलना है आप अपने हाथ ऊपर कर लो। फिर उसके हैंड, ये एक मैनुअल हो गया। इसमें आप पहले इंस्पेक्ट करोगे कि आपको कोई रिट्रैक्शन डिम्पलिंग कोई दिखाई तो नहीं दे रही, या कोई मास दिखाई दे रहा हो, ऐसा कोई। ठीक है, देन सेकंड जो आपका मैनुअल होगा वो होगा प्रेस योर हैंड्स अगेंस्ट हिप्स, हिप्स के पास प्रेस करो अपने आर्म्स को, मतलब हाथ नीचे करके एकदम प्रेस करो, जैसे सावधान वाली पोजीशन में खड़े हो जाओ, ऐसे देखना है। इसके और भी तरह तरह के मैनर्स होते हैं, लाइक एक वो जो लोग पहलवान होते हैं ना, वो जो मैनर करते हैं मतलब आगे की तरफ लीन करते हैं अपने बॉडी को वेस्ट पे हाथ रखने के बाद, तो ये सारे मैनर्स हैं, ये सारे यूज करने हैं। देन नेक्स्ट आस्क हर टू प्रेस हर हैंड्स टुगेदर, एक अपने हाथ मतलब हाथ आगे की तरफ हाथ लेके हाथ जोड़ने हैं। लाइक ये पेशेंट की बॉडी है, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, यहाँ पे हाथ जोड़ना है। तो एक ये मैनुअल हो गया। इन सारी चीजों को आपको करवाने, इन सारी पोजीशन, इन सारे मैनर्स में आपको इंस्पेक्ट करना है। देन पैल्पेट करना है टेक्सचर एंड द इलास्टिसिटी। पैल्पेट, अब अभी तक इंस्पेक्शन चल रहा था, पैल्पेशन आ गया। पैल्पेशन में आप टेक्सचर भी देखेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे, इलास्टिसिटी कैसी है, स्मूथ है, फर्म है, इलास्टिक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, स्मूथ फर्म इलास्टिक है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। अदरवाइज इसके इसके अलावा कुछ होगा वो अब नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको टेंडरनेस के लिए देखना, टेंडरनेस तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, कहीं भी अगर टेंडरनेस होगी ना, दैट विल बी अब नॉर्मल। टेम्परेचर देखना, ज़्यादा एलिवेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो, हाई होगा या लो होगा तो ये भी आपका अबनॉर्मल आता है। क्योंकि नॉर्मल एक रेंज होती है, बॉडी के टेम्परेचर जितना होना चाहिए। तो जनरलाइज्ड इंक्रीज्ड इन नॉड्यूलरिटी, कोई नोड्स जो कई ऐसे नोड्स तो नहीं है जो बढ़ते जा रहे हो, या टेंडरनेस हो रही है, तो ये सारी चीजें अगर टेंडरनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हो रही है, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं उस टाइम पे हो रही है, या फिर कोई हार्मोनल मेडिकेशन दी जा रही है उस टाइम पे अगर टेंडरनेस हो रही है तो वो हमारी नॉर्मल होती है। बट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, मेंसेस नहीं है और कोई हार्मोनल मेडिकेशंस भी नहीं है, फिर भी टेंडरनेस हो रही है, तो वो अब नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि वहां पर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का बताते हैं। ठीक, देन पैल्पेट करना फॉर मासेस, कोई मासेस तो नहीं है, पहले कोई विजिबल मासेस आपने देखे, इंस्पेक्शन में आप पैल्पेशन से देखोगे कोई मासेस तो नहीं है, कोई नोट्स तो नहीं है अंदर, ये सारी चीजें देखना है। कि अगर कोई मास है तो लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, कितना साइज है, सेंटीमीटर्स में आपको साइज देखना है। क्योंकि हम अगर कैंसरस वगैरह होता है तो हम इसमें टीएनएम क्लासिफिकेशन भी करते हैं इसका ना, ये आप लोग जानते होंगे शायद। देन शेप देखनी है मास की कैसी है, मोबिलिटी, मोबाइल है, कभी कभी कोई होता है जो फिक्स होता है, कोई होता है जो जैसे आप मास को टच करने की कोशिश करोगे ना, पैल्पेट करोगे, वो मूव करेगा, आप पता चलेगा। देन कंसिस्टेंसी देखनी है, टेंडरनेस देखना है, और स्किन की कंडीशन भी, मास के ऊपर स्किन की कंडीशन कैसी है, हो सकता है कि पूरा का पूरा जो रेस्ट एरिया है वो नॉर्मल हो, बट मास के ऊपर जो कंसिस्टेंसी है ना वो ठीक ना हो सकता है स्किन जो है मास के ऊपर वो रेड हो, या फिर स्किन में और कोई प्रॉब्लम हो, उसका टारगर अच्छा ना हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पैल्पेट करना है, इंस्पेक्ट भी करना है साथ के साथ। देन आपको पैल्पेट द निपल्स, वियर द ग्लव्स टू कंप्रेस द
निपल्स जेंटली विद योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करना है आपको, ग्लव्स पहन के करना है ये आपको। कंप्रेस करके देखना है, अगर कोई डिस्चार्ज है तो वो अब नॉर्मल आ जाएगा, अगर कोई डिस्चार्ज नहीं है तो वो नॉर्मल आ जाएगा। देन पैल्पेट मैस्टेक्टमी या फिर लिम्पेक्टमी साइट। अगर किसी पेशेंट की पहले से ही मैस्टेक्टमी हो रखी है या लंपेक्टमी हो रखी है तो उस चीज को आपको पैल्पेट करना है। द क्लाइंट हैज हैड अ मैस्टेक्टमी, ठीक है। अगर फिर भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आप कोई एग्जामिनेशन वगैरह करवा सकते हो उनका, पैल्पेट करना है। कोई अगर स्कार है तो उसे पैल्पेट करके देखो। तो ये सारी चीजें करनी है। एक्सिलरी टिश्यूज को पैल्पेट करना है, कोई रेडनेस, लीजन, लम्प, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इन सब चीजों को आपको कंसीडर करना है। देन नेक्स्ट इज द नेक वेसल्स। तो अब देख लेते हैं कि नेक वेसल्स का जो असेसमेंट है वो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, वही इंस्पेक्ट करना है हमें जुगुलर वीनस पल्स के लिए। जुगुलर वीनस पल्स कितने को हमें असेस करना है। देन इंस्पेक्ट करना है जुगुलर वीनस पल्स बाय स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लाइंट। जब भी हमें कभी भी जुगुलर वीनस पल्स देखनी है ना, जुगुलर वेन की जो पल्स है वो देखने के लिए हमें पेशेंट के राइट साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। पेशेंट के तो सीधे हाथ की साइड है ना, वहां पे हम जाके खड़े हो जाएंगे। तो पेशेंट को बोलेंगे कि भाई सुपाइन पोजीशन में आ जाओ, बिल्कुल सीधे लेट जाओ। सुपाइन पोजीशन में उन्हें रखना है विद टॉर्सो एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री। ठीक है, 30 to 45 डिग्री पे उन्हें उनका हेड एंड जो है वो एलिवेट करवाना है। देन आस्क द क्लाइंट टू टर्न द हेड स्लाइटली टू द लेफ्ट। उनसे बोलना है कि थोड़ा सा आप लेफ्ट की साइड देखो। ठीक है, लेफ्ट की साइड वो टर्न करेंगे अपने हेड को। तो हम एक टेंजेंशियल लाइट सोर्स जो है ना वो शाइन करेंगे उनकी नेक पे टू इंक्रीज दी विजुअलाइजेशन ऑफ पल्सेशन एज वेल एज शेडोज। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने पेशेंट को बोला कि भाई सीधे लेट जाओ। वो सीधे लेट गए। सीधे लेटने के बाद हम क्या करेंगे, उनके हेड एंड को एलिवेट करेंगे। कितना करेंगे हम उनके हेड एंड को एलिवेट, 30 to 45 डिग्री हमने एलिवेट किया। फिर हमने बोला कि आप अपने बाई तरफ देखो, क्योंकि हम आपके दाई तरफ खड़े हैं, आप हमारी तरफ मत देखो, अपने बाई तरफ देखो। उसके बाद हम एक टॉर्च लेंगे, पेन लाइट लेंगे, या फिर कुछ भी, मतलब टॉर्च या पेन लाइट ले सकते हैं, और वो उनके नेक पे लेके जाना है जहाँ पे जुगला वेन होती है। तो वहां पे जब हम लगाएंगे ना उस लाइट को, तो हमें इजीली विजुअलाइजेशन हो सकता है। वहाँ की जो पल्सेशंस होती है ना और शेडोज जो होती है उनका इजीली हम विजुअलाइजेशन कर पाएंगे, इजीली हम देख पाएंगे उस चीज को, क्योंकि यहाँ पर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। देन इवेल्युएट करना है हमें जुगलर वीनस प्रेशर के लिए। कैसे करेंगे हम, बाय वॉचिंग दी डिस्टेंशन ऑफ द जुगला वेन। जुगला वेन कितनी डिस्टेंड हो रही है ये सब चीजें देख के, क्योंकि इन चीजों का एक प्रॉपर मेथड होता है, उसी से आप कर सकते हो। देन ऑस्कल्टेट। यहाँ पे अब आपको पैल्पेशन तो नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑस्कल्टेट करना है कैरोटिड आर्टरीज को। जो कैरोटिड आर्टरीज होती है ना, जो ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उन्हें आपको ऑस्कल्टेट करना है। तो इसे ऑस्कल्टेट करने के लिए अगर क्लाइंट जो है वो अगर मिडल एज्ड है या फिर ओल्डर है, ठीक है, या तो मिडल एज या ओल्डर होगा, तो या फिर अगर आपको लगता है कि कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, मतलब आप सस्पेक्ट करते हो इस चीज को, तो आपको क्या करना है, पेशेंट जैसे लेटे रहेंगे, तो आपको जो अपना जो अपना स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप का जो बेल वाला एरिया है, यहाँ पे जब भी हमें डीप ऑर्गन्स या फिर किसी भी आर्टरी की साउंड सुनना है ना, अस्कल्टेट करना है, तो हमें बेल का यूज करना पड़ता है। तो हम उसका जो बेल वाला एरिया है वो उनकी कैरोटिड आर्टरीज पर रखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड करो। इट मीन्स कि थोड़ी देर तक के लिए सांस रोक लो, ताकि हम क्लियरली विजिबल, लाइक क्लियरली हमें ऑडिबल हो कि क्या क्या आपकी कैरोटिड आर्टरी का साउंड आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम पैल्पेट करेंगे कैरोटिड आर्टरी को। पैल्पेट करना है कैरोटिड आर्टरी को, पैल्पेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक जो हमारी स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल होती है ना नेक पे, उसके बीचों बीच, उसके मीडियल साइड पे ना हमें प्रेस करना है अपने फिंगर पैड से, मतलब बहुत ही फर्म प्रेस करना है, ज्यादा बहुत लाइट प्रेस करना है हमें अपने फिंगर पैड से। इंडेक्स फिंगर जो होती है ना उसकी, लेकिन ऑल्टरनेटिव करना है, दोनों कैरोटिड को एक साथ बंद मत कर देना, अदरवाइज पेशेंट का आप फिर असेसमेंट नहीं कर पाएंगे कभी भी। ओके, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, आपको ऑल्टरनेटिंग करना है। अगर राइट साइड करो तो सिर्फ राइट साइड करो, उसके बाद ही लेफ्ट साइड करना है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज ऑल अबाउट दी पैल्पेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।